पीपल्स पद्मा, पद्मश्री सम्मान जो उन लोगों के लिए है जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं लेकिन काम असाधारण करते हैं, जिनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से होती है, जो स्वयं से पहले समाज को और राष्ट्र को रखते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रहे हैं मेरे आज के मेहमान, पीपल्स पद्मा अवार्डी डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले। जंगल दिखता जितना सुहाना है, वहां जीवन उतना ही कठिन। लंबे निर्जनी रास्ते, न अस्पताल न डॉक्टर, कुपोषण, अज्ञानता, असुविधाएं। आदिवासी जीवन में हर पल अनिश्चितता। ऐसे में महाराष्ट्र से आए दो लोग एक संकल्प के साथ तन, मन, धन और वचन से जनजाति कल्याण और स्वास्थ्य की सेवा में समर्पित रहेंगे। इस दंपत्ति ने अपने आरामदायक जीवन को छोड़ आदिवासी समाज के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। वो अपने साथ सिर्फ दवाइयां नहीं बल्कि साथ लाए अपनापन, विश्वास और उम्मीद। पिछले कई दशकों से उन्होंने हजारों आदिवासियों, उनके परिवारों को निशुल्क इलाज दिया, सेहत शिविर लगाए। उन्होंने कुपोषण को सुपोषण में बदला। उनके बरसों के प्रयास आदिवासी समाज में बदलाव लाने लगे। ये दोनों पिछले 30 साल से भी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हैं और वहां के आदिवासियों के जीवन स्तर, खासकर उनके स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और याद रखिए, ये वो इलाके हैं जहां एक समय पर हम और आप शायद जाने की हिम्मत भी न जुटा पाते। तो चलिए स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और पद्मश्री श्रीमती सुनीता गोडबोले का। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं बातचीत यहीं से शुरू करना चाहूंगी। डॉक्टर रामचंद्र, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे इलाकों में जाना जहां हम तो सोच भी नहीं सकते, और उस समय में जाना जब नक्सल का कितना डर था, नक्सलवाद का, क्या सोचकर आपने अपना काम शुरू किया और क्या करते हैं आप वहां पर? नहीं, मैं जब हमारे जो मेडिकल कोर्स जो था मेरा, उसमें जो इंटर्नशिप थी, उसमें मैं डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर, ये जो डॉक्टर हुए, उनका चरित्र पढ़ा था। अच्छा। और डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्जर ये यूरोप से थे और अफ्रीका के जंगलों में जाके उन्होंने जनजाति समाज के लोगों की बहुत बड़ी सेवा किया और नोबेल पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था इसमें। तो वो जब चरित्र पढ़ा तो मेरे मन में ऐसा आ गया कि हमारा जो मेडिकल नॉलेज है, ये हम लोग ऐसे वंचित समाज के लिए दे सकते हैं कि जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को होती है। तो मेरे मन में वो प्रेरणा थोड़ी सी जागृत हो गई। फिर हमारे जो संस्था थी वनवासी कल्याण आश्रम, उसके जो हमारे प्रमुख थे के भास्करन उनका नाम, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर महाराष्ट्र से छोड़ के बाहर निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो भी प्रेरणा थी। मेरी माँ हमारे घर में अपने से ही उस सेवा का काम करती थी, मैंने उसका भाव, सेवा भाव उसके अंदर बहुत था। तो ऐसी सब मिल के प्रेरणा थी। तो इसके लिए हम लोग 90 में विवाह होके दोनों बस्तर में आ गए। तो ये हमारा एक अच्छा प्रवास रहा और ऐसा डर ऐसा कुछ नहीं था। इस समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मेरे अंदर थी, मेरे से भी ज़्यादा मेरे पत्नी के अंदर है। सुनीता जी, शादी होके सीधे कहीं गांव में जाना है, आदिवासियों के साथ काम करना है, जबकि आप चाहती तो एक अच्छी, किसी भी शहर में एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जिसको हम कहते हैं, वो भी तो जी सकती थी। तो क्यों गई आप डॉक्टर गोडबोले के साथ? एक्चुअली देखा जाए तो मैं महाविद्यालयीन मेरे जीवन में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे बड़े छात्र संगठन से जुड़ी
थी हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता थी। तो स्वाभाविक रूप से जैसे कि हमारे संगठन में बातें होती है कि भाई समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना जीवन में करना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि मैं ऐसा कुछ काम क्यों न करूं कि जिसका मुझे मतलब एक अलग प्रकार का समाज जीवन में काम करूं। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में हम जाते थे, मैं पुणे शहर में ही पली बड़ी हूँ, जन्म भी मेरा वहीं का है। तो वहाँ तो हम काम करते थे परिषद में रहते समय, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इसमें और तो एक किताबें पढ़ते-पढ़ते, लोगों से जानकारी लेते-लेते, नानाजी देशमुख का भी हमने बहुत सारा काम सुना था, तो वो वहाँ पर जाने की इच्छा थी, लेकिन वहाँ पता चला कि शादी होने के बाद ही जा सकते हैं। तो फिर मैंने जानकारी लिया तो हमारे मैं जहाँ मायका है मेरा, वहाँ पर एक पीएचडी होल्डर महिला थी, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया कि आप कल्याण आश्रम में काम करो, वनवासी क्षेत्र में मतलब आदिवासी जिसको कहा जाता है या जनजाति क्षेत्र में आप काम कर सकते हो और उसमें आपको मज़ा आएगा। तो फिर मैंने उनकी मीटिंग में जाना शुरू किया बैठकों में, लेकिन मैं बोली ये बैठक वगैरह नहीं, मुझे गाँव में जाना है। तो फिर मुझे संगठन ने भेजा कि भई आप पहले जाके देखो वहाँ पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी जीवन पद्धति कैसी है। आप इस ग्लैमर में मत आओ कि मैं कुछ अब करने का कुछ बड़ा एकदम करूंगी। बड़ा कुछ कर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा करके उन्होंने समझाया मुझे और मैं देखी 2-4 जगह जाके नासिक ज़िले में गई, ठाणे ज़िले में गई, रायगढ़ ज़िले में गई महाराष्ट्र के और देखा काम तो मेरे मन में मुझे लगा कि नहीं मैं ये तो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी और मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क इसीलिए ही किया था कि भई अब अपन को काम करना ही है तो एक डिग्री भी ले, चले क्या है वहाँ पर देखते हैं नॉलेज, तो ऐसा करके। तो वो सब होने के बाद मैं 3 साल वहाँ पर काम किया। उसके बाद मेरा ये निर्णय पक्का हो गया कि नहीं मुझे जनजाति क्षेत्र में ही काम करना है। तो घर के लोग फिर बोलने लगे, "अरे! आपको तो शादी भी करना है, वापस आ जाओ, क्या कर रही है वहाँ, कैसे शादी होगा?" वगैरह-वगैरह। मैं बोली, "मुझे कार्यकर्ता वैसा मिलेगा, तभी मैं शादी करूँगी, अच्छा। नहीं तो मैं ऐसे काम कर ही सकती हूँ।" फिर संगठन को जब ये सब बातें मालूम हो गई हमारे घरवालों के माध्यम से, तो उनके सामने तो ये शायद था इनका ये हम दोनों पहले से पहचानते थे, लेकिन हमारी शादी संगठन ने तय किया है। अरे वाह! हाँ। क्या बात है। तो फिर शादी होके सीधे अपना जीवन हाँ, तो समाज उन्होंने जो को आपने। प्रस्ताव रखा कि आप हाँ, बस्तर में जाइए हाँ। और वहाँ आवश्यकता है कार्यकर्ताओं की, हुँ। तो हम चले आए। 1990 में आप हाँ, 90 बस्तर। में आए। कितना मुश्किल था महाराष्ट्र में, पुणे जैसे शहर में रहकर पले-बढ़ के और एकदम बस्तर, आदिवासी और फिर जो खतरे थे। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, राइट? कितना चैलेंजिंग था शुरू में? शुरू में हमको इतना चैलेंजिंग ऐसा नहीं गया क्योंकि हमारा जो आश्रम में हमको भेजा था, वहाँ कुछ जनजाति समाज की बहनें थी पहले से ही और उनका उस समाज के साथ उसी समाज से थी, तो उनका उस समाज से अच्छा रिश्ता ही था ही क्योंकि उसी समाज से थे, तो उनको वो प्रॉब्लम हमको नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जंगल में जाना, पेशेंट को जाँच करना, ये काफ़ी कठिनाई का बात था। जिस सेंटर में हम लोग गए बारसूर, वहाँ से 5 किलोमीटर के आगे अबूझमाड़ है। तो अबूझमाड़ में जाना-आना यही एक चैलेंज रहता है कि मोटरसाइकिल से जाना और आना और जंगल में कोई जानवर मिलेंगे तो उसको भी फेस करना है। पेशेंट इतना इंटीरियर में उसको जाँच करके दवाई दे के वापस आना है। तो ये काफ़ी कठिन था और पेशेंट को हम लोग बुलाएँगे, तो उनको तो 1 दिन भर लगेगा हमारे पास पेशेंट ट्रांसफ़र करने के लिए, पैदल आएँगे जंगल से। तो ये जब पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कठिन था। हमारे लिए हमारे अंदर एक जुनून सवार था कि हम उनके लिए करेंगे ही, लेकिन उनको हमारे पास लाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था क्योंकि उस इलाके में टू व्हीलर मुश्किल से चलती थी, फोर व्हीलर तो जाना संभव ही नहीं था। ये जो जनजाति समाज के जो अबूझमाड़ के जो आदिवासी है ना, तो ये इतने दबे हुए और ऐसे हैं कि वो आपके सामने आके आपका नाम बोलने के लिए भी उनको हिम्मत नहीं है। वो जंगल में आके कहीं एक चूल्हा जलाना चालू करेंगे, तब हम देखेंगे कि जंगल में आके कहीं तो चूल्हा जला रहे हैं, कौन लोग आए? जाके पूछो उनको, तो हम कंपाउंडर को भेजेंगे। तो बोले हम फलाना-फलाना गाँव पे अबूझमाड़ से आए हैं। किस लिए आए? दवाई के लिए आए। तो दवाखाना उधर है, वहाँ आपको चलना है। हमको नहीं मालूम लेकिन यहाँ कहीं तो दवाखाना है मालूम है, हम यहाँ आके चूल्हा जला के अभी रात को यहाँ सोएँगे। यहाँ कैसे सोएँगे जंगल में आप रात को? सोएँगे हम लोग आग जला के यहीं सोएँगे। फिर उनको दवाखाने में बुला के लाना है। फिर
उनका नाम भी नहीं पूछना, उसके पहले उनको ट्रीटमेंट चालू कर देना है, उनको पैसा पूछना ही नहीं और उनको जांच करके तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देना है। तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये लोग हमारी सेवा अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। अब अगर उनको डांटोगे थोड़ा भी बहुत या पैसा मांगोगे तो उनके लिए कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो हम ये बातें हमको परहेज के रूप में रखनी ही पड़ती है। तो आप बिल्कुल फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं? फ्री में ही था, शुरुआत में जो था हाँ। फ्री में ही था, उनको एकदम अच्छा। कुछ भी नहीं था। बाद में हम लोग 4, 5, 6 साल के बाद 3 दिन के ट्रीटमेंट के लिए 5 रुपए लेते थे। वो भी उनके इच्छा है तो, उनके पास है तो, नहीं तो फिर जो है वो करना। मुख्य रूप से उनकी सेवा करना है। गॉड। पैसा ये उसका ये कोई ऑब्स्टेकल तो है ही नहीं, पैसा ये बात। पैसे को बीच में लाना ही नहीं। तो आप लोग का अपना खर्चा कैसे चलता था या आज तक चलता है? नहीं, वो तो संगठन की ओर से ही था ना। अच्छा। हाँ, तो संगठन तो के आपको अपने खर्चे की चिंता नहीं नहीं, करनी नहीं, थी? संगठन का ही वो था, मतलब एक पॉलिसी ही कहेंगे कि हम्म। भाई इस प्रकार से हमको सेवा करना है, क्योंकि उस समय तो उनमें ये सब नहीं था ना। आज हम थोड़ा ये करते हैं कि नहीं, जैसे हम अभी उनको पेशेंट ट्रांसफर करके 100 किलोमीटर जगदलपुर या 400 किलोमीटर रायपुर जो हमारी राजधानी है, वहां पर ले जाना पड़ता है। कैंसर पेशेंट को तो हमको वहीं ले जाना पड़ता है। तो और अब उनको बोलते हैं हम। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की भी तो अपनी लिमिटेशंस है ना? मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, लेकिन हम लोगों ने वहाँ की स्थिति को देखने के बाद हमारे काम में हम लोगों ने परिवर्तन किया। परिवर्तन ऐसा किया कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है, कैंसर का पेशेंट आता है, हार्ट का पेशेंट आता है, सेरेब्रल मलेरिया के केस आती है, तो हम लोग वहाँ इतने छोटे स्तर पर सारे ट्रीटमेंट करने के बदले जल्दी हो सके अच्छा सेंटर पर ले जाके ट्रांसफ़र करवा के स्पेशलिस्ट से पूरी ट्रीटमेंट उसकी करवाना है। विदाउट डायग्नोसिस उसको ट्रीटमेंट देनी ही नहीं है, डायग्नोसिस करके पूरा करवा के। तो ट्रांसफर ऑफ पेशेंट टू द हायर सेंटर और फॉलोअप, मेडिकल कैंप्स विथ फुल फॉलोअप, ये हमारी नीति रही पहले से ही। तो मेरे पास पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट के पास कैंसर का ज्ञान है, तो मैं तो ये कर सकता हूँ ना आप कि connect उसको कर सकते वहाँ हैं। ले जाके उसको ट्रीटमेंट करवा के लाता हूँ। तो ये हम लोग करते गए, इसलिए उनको उसको पूरा लाभ मिलता है। जनजातीय समाज का पेशेंट आपके पास जो आता है वो आपका समस्या लेके आता है, तो ना ये सुनने की मनस्थिति में नहीं है। उसका कैंसर का इलाज है तो जहाँ हो वहाँ आप ले जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवा लो। हमसे नहीं होगा जगदलपुर चले जाओ, हमसे नहीं हो रहा है रायपुर चले जाओ। रायपुर कैसे जाओ बोल सकते हैं आप? मुझे कोई बोलता है कि न्यूयॉर्क में जाके ट्रीटमेंट करो, इतना आसान है क्या? न्यूयॉर्क जाना, रहना, पहचान, पैसा कहाँ से करेगा? उतना ही मुश्किल जनजातीय समाज के व्यक्ति को हो कि आप बोलते हो कि रायपुर चले जाओ, नागपुर चले जाओ, इतना आसान नहीं है। तो उसको रायपुर में ट्रीटमेंट करना है तो साथ में जाओ, डॉक्टर के साथ मिलो और जब तक ट्रीटमेंट ले रहा है तब तक वहाँ रहो, उसके साथ वापस आओ। उसको हर जगह पर उसका शोषण हो सकता है, हर जगह उसको बचा के उसको वापस लाना है। और ये सब उसके पैसा जितना कम से कम खर्चा हो उतना में ही उसको सब करना ये है। सब आप करते हैं? तो ये विश्वास बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये प्रेम से सब कुछ संभव है। सुनीता जी, इतने लंबे वक्त में कभी कोई खतरनाक परिस्थिति का भी सामना किया नक्सलियों की वजह से, और अगर किया तो उस समय क्या हुआ आपके साथ? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ ज़्यादा समस्या आई नहीं, क्योंकि जब नक्सलवाद थोड़ा अंदर-अंदर था, मतलब हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे उससे भी और अंदर-अंदर जब था, तब तक हमारा बहुत संपर्क गाँव-गाँव में ग्राम समितियाँ बनाना, महिला समितियाँ बनाना, ये जो संगठन का एक कार्य ढांचा खड़ा होना होता है, वो सब हम गाँव-गाँव में कहीं भी गाँव में जाके रुकना है, उनके साथ बातें करना है। तब तक मैं, क्योंकि मैं गोंडी भाषा भी सीख ली थी वहाँ की, तो हल्बी और गोंडी दोनों आता था, तो मैं अकेले भी जा सकती थी बाद में। शुरू में तो ये सब जो बहनें थी वो भी रहती थी, लेकिन बाद में अकेले भी जा सकते थे। तो इसके कारण उनके मन में ये जो हमने छात्रावास भी शुरू किया लड़कियों का, छोटे लड़कियों का 1991 में, तो स्वाभाविक रूप से एक विश्वास का माहौल, प्रेम का माहौल वो सब निर्माण हो गया था ना। तो उसके कारण फिर लोग हमको, जब हम गांव में अगर जाना है कहीं, तो बताते थे उनको, या अपने बाजार के दिन या और कोई आना जाना पेशेंट आता था उसके साथ कि भैया आप कभी कल हम गांव में आ रहे हैं, तो थोड़ा फलाने दीदी को बता देना या दादा को बता देना। तो फिर वो नहीं बोलता था, लेकिन वो बता के फिर बाद में वो संदेश भेजते थे, कोई ना कोई पैदल आके हमको बताता था।
कि भाई आपको आज मत आइए, हम्म, आप लोग 1-2 दिन बाद आइए, क्योंकि अच्छा आज हमारा उन लोगों के साथ मीटिंग है। अच्छा, हाँ, नक्सलियों के हाँ, साथ। हाँ। तो ये सब ऐसा वो सब होने से फिर हम नहीं जाते थे, क्योंकि आवश्यकता पड़ी नहीं हमको, नहीं तो हमको कभी ऐसा आप कभी नहीं आपने ये लगा। काउंसलिंग करने की भी गांव वालों को कोशिश की होगी कि नक्सलियों से मत, मतलब उनको मत पनाह दो या उनके साथ मत वो करो, नहीं, साठगांठ। नहीं, ऐसा ऐसा हमने कभी नहीं बताया, डायरेक्टली कभी नहीं बताया। हमने ये बताया कि अपने समाज की कमियां जो है, अपना समाज में जो भी मतलब ये जो जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा नहीं है, मेन मुख्य तो शिक्षा शिक्षा। का ही अभाव था। हम्म, आज बारसूर में हमारे 12वीं तक का 2-3 स्कूल है, इतनी लड़कियां पढ़ती है, अरे वाह। लड़के पढ़ते हैं। तो बारसूर तो उस समय हम गए, उस समय खाली 3000 लोग मतलब उसका लोग जनसंख्या थी। हम्म, तो उतना छोटा गांव से आज बहुत सारे अंदर के जो वनवासी है, सभी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटा मोटा घर बनाते हैं या कहीं किराए घर में अपने बच्चों को रखते हैं और उनके लिए खर्चा करते हैं स्वास्थ्य के लिए, या फिर उनको वहां पर मतलब इसमें क्या आवासीय इसमें भर्ती करते हैं। लेकिन उस समय तो ये स्थिति नहीं थी ना, उनको शिक्षा का महत्व उतना मालूम नहीं था, और किसी किसी का नक्सली से नाम नहीं आपका आमना लेना। सामना नहीं हुआ कभी? कोई बीमार पड़ा हुआ कोई आया नहीं, आपसे? मिलते हैं जंगल नहीं, में जाके मिलते बीमार हैं। बीमार वाले का क्या पता चलेगा, अभी तो लिखा थोड़ी रहता है। नहीं, जंगल में मिलते हैं, सबको मिलते हाँ, हैं, जंगल में मिलते हैं। मिलते हैं। लेकिन वो क्या है, हमारा जो काम है वो प्योरली हमारा सर्विस ओरिएंटेड है, सेवा कार्य है। दूसरी बात है कि हम लोग हमें आजकल हम लोग जितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो है आदिवासी बच्चों का कुपोषण। तो ये हमारा अभी हाईलाइट हम लोग कर रहे हैं हर जगह पर। अच्छा, तो ये बच्चों के कुपोषण के लिए हम लोग जो सारा काम हम लोग करते हैं। तो देखिए, जनजाति समाज के जो लोगों में कुपोषण के बारे में जागृति नहीं है, माने उनको वो बीमारी है ऐसा लगता ही उन्हें नहीं। पता ही नहीं होगा। सारे बीमारियों के जड़ में वही बीमारी है, लेकिन उनको वो बीमारी लगती नहीं है। अब जिस बीमारी के लिए हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको वो उनको मालूम ही नहीं, तो उनको हमको पैसा क्यों देंगे हमको वो, तो पैसा हम लेते ही नहीं है। छोटे बच्चों का कुपोषण से मुक्त करना, छोटे बच्चों को, ये हमारा एक भगवान की पूजा जैसा ही हो गया है। हम स्कूल में जाके अवेयरनेस पैदा करते हैं, पंचायत में जाके अवेयरनेस पैदा करते हैं। प्रत्यक्ष बच्चों को कुपोषण से 8 ग्राम के नीचे जो बच्चे हैं उनको 12 ग्राम के ऊपर हीमोग्लोबिन ले जाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हमारा काम जो है वो इतना अच्छा काम है कि हमारे काम को कोई किसी जगह विरोध होता ही नहीं है। हमारे अंदर वो विश्वास है कि हमारा काम बहुत अच्छा है और ये सबको करना चाहिए काम, यह मेरे अंदर उसका पूरा विश्वास है। और वो मैं उसी को भगवान की पूजा मानता हूँ, और कोई भगवान की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो अच्छे काम से गए हैं, इसलिए वो कोई ऐसा कभी मन में आता ही नहीं है कि कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, करेंगे। अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। कई बार ऐसा होता है कि भाई एक अच्छा काम करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता। किसी एक को लगता है कि भाई बढ़िया दिल्ली बॉम्बे में या कहीं मेट्रो में बड़ी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जिए। कितना सुंदर आप दोनों के बीच का तालमेल है। कभी कभी पिछले 30 से भी जो ज्यादा लंबा वक्त हो गया 30 साल से, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि चलते हैं यहाँ से? नहीं आया। नहीं जम रहा है। देखिए, काम करते समय निराशा तो आती है, नहीं ऐसा नहीं होता है, निराशा जो आ जाती है। जनजाति समाज की जो अशिक्षा है, अंधश्रद्धा है, ये आपके लिए कभी अड़ंगा बन जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है। उनको हम समझाओ फिर भी वो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं, कोई लूट रहा है वहाँ भी जा रहे हैं, हम सतर्क कर रहे हैं फिर भी जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये कैसा हो गया भाई, अंधश्रद्धा में इतने कैसे डूबे हो आप लोग। ऐसे निराशा के क्षण तो आते हैं, लेकिन वो टेम्पररी फेज रहती है। हमको, मैं तो ये सोचता हूँ इसके मामले में, ठीक है जनजाति समाज में अभी इतनी कमियां है, अंधश्रद्धा है, पिछड़ापन है, तो हमारे पुरखों में नहीं होगा क्या, होगा ही। फिर भी हम लोग इस स्टेज में आ गए ना, तो वो लोग भी उस स्टेज में आ जाएंगे। उनको भी 50 साल 100 साल लगेगा, 200 साल लगेगा और आने में आएंगे। इतना हम लोग पेशेंस रखना चाहिए कि जो समाज इतना ऊपर आ रहा है, हम भी आ रहे हैं, तो हमारे पुरखे कैसे थे, हमको कोई गारंटी है क्या कैसे हमारे पुरखे थे। तो 200 साल पहले हमारे घर में जो ज्ञान का प्रकाश आ गया, वो प्रकाश इनके घरों में आज नहीं है। तो हम लोग उनको अवेयर करेंगे, प्रेम से ही करेंगे, और प्रेम से सब कुछ संभव है। अगर प्रेम नहीं है तो आप वहाँ रह भी नहीं सकते हो। अब हमारे अंदर अथांग प्रेम है इस समाज के बारे में, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जाइए, जनजाति समाज जैसा शांतिप्रिय समाज और कोई नहीं है। और कितना कुछ झेलता है ये समाज। हाँ, कितना भयंकर कुछ। झेलता है। आपके बच्चे हैं? नहीं, हम दोनों ही हैं।
आपको लगा नहीं कि संतान होनी चाहिए? नहीं वैसे हुआ है एक बार, लेकिन वो नहीं हो मतलब आगे तक नहीं चल पाया। और अच्छा। बाद में फिर घर के लोग बोल रहे थे अब पुणे जाके कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए। वो मैं बोले जंगल में जाके हम उतना ट्रीटमेंट वगैरह उसके पीछे पड़ेंगे, उसके जगह हमारा छात्रावास है। हमारी 30-35 उस समय लड़कियां थी छात्रावास में, 50 तक, और बाकी हम सब कार्यकर्ता मिलके 60-62 लोग रोज के खाना खाना ये करना सब करते थे। तो मैं इसी अकेलापन में नहीं है खुश, जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल अकेलापन नहीं, शुरू से नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि पिछले 3 दशक में आप, जैसे होता है ना भाई, हम अपने काम को भी तो इवैल्यूएट करते हैं कि देखो हमने इतना कर लिया, ये हमारा, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता होगा किसी चीज को सोच के कि हाँ देखो हम जब आए थे तब ऐसा था और आज ऐसा हो गया। तो किस चीज को अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट मानेंगे? अपने किस काम को या हाँ। सबसे बड़ा असर आपको दिखता है जहाँ पर ऑन ग्राउंड की हाँ ये असर दिख रहा है, इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं? नहीं, इम्पैक्ट तो दिख रहा है। एक तो देखिए जो प्रशासन है और हम सब लोग भी है, इस समाज के जो प्रश्न है उसमें से इस समाज को बाहर निकालने के लिए जो प्रयास चल रहा है, तो प्रशासन का भी जबरदस्त प्रयास चल रहा है। जैसे पोर्टल केबिन जो उन्होंने चालू किया वो भी जबरदस्त प्रयास है। तो अच्छा। बच्चों को 300, 400, 500 बच्चों के लिए स्कूल, उसका रेसिडेंशियल स्कूल चलाना और उसको बाहर की दुनिया से उनको अवगत कराना, ये सारा प्रयास चल रहा है। तो इसके कारण जागृति आ रही है। मोबाइल के कारण भी इनके अंदर बहुत अच्छा परिणाम दिख रहा है। दोनों है, प्लस कोई खराब भी positive- है। हाँ, प्लस नहीं, प्लस प्लस माइनस negative, दोनों हो प्लस सकता अच्छा, है। मोबाइल वहां भी सब बच्चों के पास पहुंच गए हैं। लेकिन देखिए पहले उनका जो मनोरंजन का साधन था वो एक दूसरे के बीच में नाचना, इतना ही था, बाकी दुनिया मालूम ही नहीं थी। मोबाइल के कारण उनको कई दुनिया भी मालूम हो रही है। किसी पेशेंट को जब आप दंतेवाड़ा में जगदलपुर में लेके गए, भर्ती किए हो, तो पहले ऐसा था कि पेशेंट जो मृत्यु हो जाएगी तो लाश ही घर आएगा सीधा, बीच में कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो जंगल में, पहाड़ में कहीं जाके, रेंज में बात करेंगे, जंगल में जाके रात को भी, कि भाई हमारा पेशेंट के क्या, तो आपका पेशेंट ठीक हो रहा है, ऑपरेशन हो गया है और 4 दिन के बाद छुट्टी मिल जाएगा, तो कितना बड़ा रिलीफ है उनके लिए। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। एजुकेशन तो प्रशासन दे रही है, सब लोग दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनके पास जो जाना चाहिए वो मिलेगा तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा विकास प्रगति वो कर सकते हैं। तो होप्स तो बहुत अच्छी है इन समाज के अंदर। और अंधेरा तो हजारों सालों का है, वो मिटाने के लिए आप 5 साल, 10 साल, 20 साल में तो आप ऑपरेशन ही कर सकते हो। कितने तो किसी को तो अपने पूरे जीवन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कितने लाखों से हजारों रोशनी की किरण अब आपको दिख रही है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल। कभी सोचा था पद्मश्री मिलेगा? वो तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब तब तक एक्चुअल देखा जाए तो अभी 2-4 साल पहले ही ऐसे ही पद्मश्री के थोड़े वीडियोस वगैरह हमने देखे थे। तब तक तो वो पद्मश्री खाली किसी ऐसे सेलिब्रिटीज को मिलता है, बड़े लोगों को मिलता है, ऐसा ही। ये पीपल्स पद्मा बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि है ना, कि जो असली सेलिब्रिटीज तो आप जैसे लोग हैं, हाँ, मतलब जो वाकई कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। हाँ, मतलब जो हमारी डॉक्यूमेंट्री करने आए थे गृह मंत्रालय की ओर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, इसका नाम है अनसंग हीरोज। तो हम बोले हम कहाँ से अनसंग हो गए? तो बोले नहीं नहीं, आप इतना अंदरूनी इतना काम कर रहे हो तो आपका तो जानकारी जाना चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं बोली वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों को प्रेरणा मिलने से भी ज़्यादा आज बस्तर बोलने से या दंतेवाड़ा बोलने से ही लोगों को मन में केवल और केवल नक्सलवाद इतना ही शब्द आता है। लेकिन ये जो समस्याएं है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, उनके वनोपज है या उनका जो जैविक खेती है हमारे यहाँ, उसको जीवित रखना, ये बहुत सारे चैलेंजेस है अभी जो समाज के सामने, और उसको उनको अवगत भी कराना और उसके साथ साथ उनको लेके फिर उसको सॉल्व करना, ये सब बातें कौन सोचेगा? सरकार सोचती है, लेकिन बहुत बार समाज सोचता है कि वो सब काम सरकार का है, हमारा कुछ काम नहीं है। जी। मतलब अभी हम पहले जाते थे गांव, किसी शहर में अगर हमारा जानकारी बताने के लिए, अनुभव कथन के लिए बुलाते हैं कभी कभी लोग या किसी संस्था है, तो सरकार क्या कर रही है नक्सलवाद के लिए वगैरह पूछते थे। तो अब मैं बोलती हूँ कि अब सरकार ने किया है, अब समाज की बारी है। अब कि भाई समाज ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये समाज केवल मतलब
भारत का तो है, भारत में जो भी राज्य है, युवा है वहाँ के, लेकिन मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने झांक कर थोड़ा अपने राज्य में कैसे चल रहा है, और ये यहाँ जो जनजाति क्षेत्र है वहाँ के युवकों को अच्छा मार्गदर्शन मिले, उनको कुछ ना कुछ मतलब वो आगे आए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई होप्स तो है और वो हुनर है उनमें, बस उसको जगाने की, उसको उनमें वो चेतना लाने की जरूरत है कि आप कर सकते हो। तो ये करने का काम तो अभी तो हमारी उम्र हो गई, तो ऑफ कोर्स अब और लोग हमारे चाहिए। सामने हमारे बताने का तरीका वो उनके लिए एक दादा दादी जैसा या नाना नानी जैसा होता है, लेकिन कोई युवा आपके जैसे आके। लोग आएंगे तो वो उनका ज्यादा सुनेंगे कि अच्छा अच्छा ये दीदी बता रही है या मैडम बता रही थी, अच्छा है ऐसा करके, तो वो एक अलग होता है। तो आप लोग मतलब स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से साफ सफाई, हाइजीन, मतलब तो सब कुछ होगा है ही, इसमें, तो है ना? उससे जुड़ा एक ओवर सब जुड़ा हुआ ही है ना एक दूसरे अन्याय निवारण भी है, अन्याय अन्याय निवारण का भी हाँ। काम करना पड़ता है। हमारा ये जो काम है ना, इसको हम लोग आनंद यात्रा बोलते हैं। ये पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो आनंद यात्रा का एक अलग पड़ाव आ गया हमारे अंदर। अब उसमें हमको और आनंद आ रहा है, और इसी आनंद से हम और आनंद से काम करेंगे। चलिए बताइए कि अब आपने कहा पद्मश्री की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीपल्स पद्मा इतनी खूबसूरत चीज है ये। मोदी जी से मुलाकात हुई आपकी सम्मान के दौरान? हो गई हाँ, मिली। हाँ, क्या मिले। बातचीत हुई? नहीं, एकदम वो मेरे पता नहीं, वो मेरा सरनेम लेके वो मेरे साथ बात किए, अच्छा। और वो मराठी में बात किए। मराठी में बात की है ना मराठी में। हमसे। आप ओह, कसे आहात, काय गोड कसं बोले काय साहेब, गोड बोले साहेब। साहेब। अरे वाह, क्या बात। कैसे वो कैसे बहुत आहात, गोड बोले साहेब, ये हाँ। बोलने से इतना अपनापन लगा उस चीज को, आश्चर्य लगा कि ये तो ऐसा। बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि उनके हाथ में हाथ लेके एकदम ऐसा कैसे है ऐसा करके किया ना उन्होंने, तो तो बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। बहुत हो गया। पर आपको अच्छे लग रही है ये चीज कि सब ऐसे काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है जो इससे बिल्कुल, पहले कभी बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि पद्म पुरस्कार क्या है कि आप एक माँ एक बच्चे को कुछ मीठा व्यंजन खिला रही है, तो वो माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम है वो सब आनंद ही आनंद है, उसमें कुछ दूसरा कोई इम्प्योरिटी है नहीं, आनंद ही आनंद है। तो मेरा ये दृष्टि है, भारत माता हमको ये उपहार खिला रही है तो उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रश्न ही नहीं। कितनी सुंदर बातें आप लोग कर रहे हैं, और आपसे बातें कर आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद आया सच्ची, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए आप जैसे लोग प्रेरणा होते हैं। जब कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बस अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, और वाकई आप दोनों, जितना आपको प्रणाम किया जाए कम है। और सो वेल डिजर्व, पद्मश्री के लिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, सो वेल डिजर्व। आप जैसे लोगों के लिए ही है पद्मश्री असली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। एक छोटा सा तोहफा है आप लोगों के लिए। सजनम अनमोल